तसव्वुर करें कराची की एक पुरशोर सड़क, गर्मी, धूल और हजारों लोग जो अपनी धुन में भाग रहे हैं। इन सब के दरमियान एक कोने में एक सफेद रंग का लोहे का झूला लगा है। इस झूले पर लिखा है, कत्ल ना करें, बच्चा इस झूले में डाल दें। आज हम इस झूले की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सच की बात करेंगे जो इस झूले के पीछे छुपा है। एक ऐसा सच जो इतना गहरा है कि शायद आपकी नींद उड़ा दे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा मुल्क सो रहा होता है तो उन हजारों बच्चों का क्या होता है जिन्हें ये समाज नाजायज या बोझ कहकर रास्ते पर छोड़ देता है? हम सब ने एधी साहब का नाम सुना है, उन्हें दुआएं दी हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस सिस्टम का पोस्टमार्टम किया है जिसने एधी साहब को एक बेनाम बाप बनने पर मजबूर कर दिया? आज की इस इन्वेस्टिगेशन में हम उस पर्दा नशीन हकीकत को बेनकाब करेंगे जिसे हम नेशनल आउटसोर्सिंग ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं। मतलब ये कि हमने अपनी जिम्मेदारी, अपना दुख और अपना गुनाह सिर्फ एक शख्स और उसके इदारे के नाम कर दिया है ताकि हम चैन से सो सकें। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट अभी आने वाला है, क्योंकि बात सिर्फ बच्चों को पालने की नहीं, उन्हें एक पहचान देने की है जिसमें यह रियासत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चलिए मिलते हैं साद से। साद कोई फर्जी नाम नहीं, बल्कि उन हजारों चेहरों में से एक है जो एधी होम्स में परवान चढ़ते हैं। साद आज 22 साल का है, पढ़ा लिखा, काबिल और पुरुम्मीद। लेकिन साद के पास एक ऐसी चीज नहीं है जो आपके और मेरे पास है, एक शजरा नसब। साद जब अपनी पहली जॉब के लिए गया तो फॉर्म पर एक कॉलम था, फादर्स नेम। साद वहां रुक गया, उसका कलम कांपने लगा। उसका बाप कौन है? क्या वो लोहे का झूला? क्या वो मिट्टी की दीवारें? या वो शख्स जिसने उसे रास्ते से उठाया था? साद ने वहां अब्दुल सत्तार एदी लिखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समाज, क्या ये कानून और क्या ये रियासत उसे वो इज्जत देती है जो एक बाप अपने बेटे को देता है? यहां से शुरू होता है वो कॉन्फ्लिक्ट जो हमें इस कहानी के सबसे अंधेरे हिस्से में ले जाता है। आपको लगता होगा कि बच्चों को खाना खिला देना और छत दे देना काफी है। बिल्कुल नहीं। असली अजाब तो तब शुरू होता है जब ये बच्चे सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर साल कितने बच्चे कचरे के ढेर से मिलते हैं? नंबर्स आपको हिलाकर रख देंगे। सिर्फ कराची में हर साल सैकड़ों की तादाद में मुर्दा बच्चे मिलते हैं, और उनसे कई गुना ज्यादा वो जो जिंदा होते हैं लेकिन उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। हमने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जहां हम चैरिटी तो करते हैं लेकिन उन बच्चों को अपना नाम नहीं देते। जब एदी साहब ने नदारा से लड़ाई लड़ी कि इन बच्चों के आईडी कार्ड्स पर उनका नाम लिखा जाए, तो इस समाज के ठेकेदारों ने उन पर सवाल उठाए। सोचें, एक शख्स जो गुनाह करके बच्चा छोड़ गया वो तो आजाद है, लेकिन वो बच्चा जो बेगुनाह है वो पूरी जिंदगी उस नाजायज होने का निशान अपने माथे पर लेकर फिरता है। क्या ये इंसाफ है? अगर आप होते साद की जगह जिसने मेहनत की, पढ़ा, लेकिन आज भी एक प्लास्टिक के कार्ड के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके खून का हिसाब किसी रजिस्टर में नहीं है, तो आप क्या करते? क्या आप इस रियासत को अपना मानते? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सस्पेंस तब बढ़ता है जब हम इसका इकोनॉमिक और सोशल एंगल देखते हैं। हमने एधी फाउंडेशन को इतना बड़ा बना दिया कि अब रियासत ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स कहां हैं? सरकारी ऑर्फनेज की हालत क्या है? हकीकत यह है कि हमारी हुकूमत ने यह पूरा डिपार्टमेंट ही आउटसोर्स कर दिया है। उन्हें पता है कि एदी है ना, छिपा है ना, सैलानी है ना, तो फिर टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? आपको लगता है कि यह सिर्फ एक वेलफेयर की बात है? असल में यह एक बहुत बड़ा सिस्टमिक कोलैप्स है। जब एक रियासत अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी एनजीओ पर छोड़ देती है तो वो रियासत अपनी मॉरल अथॉरिटी खो देती है। और यह सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, यह उस सोच का मसला है जहां हम समझते हैं कि सदका देकर हमारा फर्ज पूरा हो गया। अब एक और शॉकिंग हकीकत सुनिए। क्या आप जानते हैं कि इन होम्स में रहने वाले हर बच्चे की दास्तान एक जैसी नहीं होती? कुछ बच्चे वो होते हैं जिन्हें पॉवर्टी की वजह से छोड़ा जाता है।
माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन उनके पास खिलाने को रोटी नहीं। वो अपने कलेजे के टुकड़े को उस झूले में डाल देते हैं इस उम्मीद में कि शायद वहां इसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सोचें उस मां की तकलीफ जो अपने बच्चे को मौत के डर से किसी अजनबी के हवाले कर देती है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, यह हर दूसरे दिन का किस्सा है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जब ये बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके मां बाप जिंदा थे लेकिन उन्हें गुर्बत की भेंट चढ़ा दिया गया, तो उनके अंदर जो गुस्सा पैदा होता है उसका जिम्मेदार कौन है? वो समाज जो अमीरों को और अमीर और गरीब को मौत के मुंह में धकेलता है। यहां पेसिंग बदलती है। जरा रुकिए और गौर करें। हम मेहदी साहब की फोटो तो लगाते हैं, लेकिन क्या हम उनकी फिलॉसफी को समझते हैं? उन्होंने कहा था, मेरा मजहब इंसानियत है, लेकिन हमने उन्हें भी एक इस्लामिक चैरिटी के बॉक्स में बंद कर दिया। हमने उनके काम को आसान करने के बजाय उन पर बोझ बढ़ा दिया। आज एदी होम्स में हजारों बच्चे हैं। उनका खर्चा, उनकी पढ़ाई, उनका मुस्तकबिल, सब कुछ आवाम के पैसों पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम सस्टेनेबल है? अगर कल को डोनेशंस कम हो जाए तो क्या ये बच्चे दोबारा सड़क पर आ जाएंगे? रियासत कहां है? हमारी कोर्ट्स कहां हैं जो अडॉप्शन के लॉज को इतना मुश्किल बना देती हैं कि एक लावारिस बच्चे को घर मिलना नामुमकिन हो जाता है? चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक लड़की की मिसाल लेते हैं, जोया। जोया एदी होम में पली बढ़ी। वो खूबसूरत है, अक्लमंद है, उसका रिश्ता आता है। लेकिन जैसे ही लड़के वालों को पता चलता है कि वो एदी की बेटी है, वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए नस्ल और जात इंसानियत से बड़ी है। हमने एक ऐसा गंदा कल्चर बना दिया है जहां हम बच्चों को पालने के लिए तो पैसे दे देंगे, लेकिन उन्हें अपने घर की बहू या दामाद बनाने के लिए हमारा खून गंदा हो जाता है। यह है वो असली चेहरा हमारी मुनाफिकत का। हमने एधी को अपना कॉन्शियंस आउटसोर्स कर दिया है ताकि हम अपने घरों में बैठकर अपनी पुरानी, सदियों पुरानी सोच को जिंदा रख सकें। हमने उन्हें एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया है अपने उन मसाइल का जिन्हें हम हल नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि यह स्कैम सिर्फ पैसों का होता है? नहीं, सबसे बड़ा स्कैम एहसास का होता है। हमने अपने एहसास को नम कर दिया है। जब हम सड़क पर किसी बच्चे को भीख मांगते देखते हैं, हम मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे जहन में होता है कि एधी है ना। ये जो है ना वाली अप्रोच है, इसने हमारी रियासत को अपाहिज कर दिया है। इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च ये बताती है कि जिन ममालिक में स्टेट वेलफेयर मजबूत है, वहां अडॉप्शन रेट्स ज्यादा हैं और बच्चों का सड़क पर छोड़े जाने का तनासुब ना होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान में, यहां हमने चैरिटी को ही सॉल्यूशन समझ लिया है। चैरिटी सॉल्यूशन नहीं, चैरिटी तो सिर्फ एक बैंडेज है उस गहरे जख्म पर जो हमारे सिस्टम में है। अब आते हैं उस बिग रिवील की तरफ जिसका आपको इंतजार था। असली शॉकिंग सच ये नहीं है कि लोग बच्चे छोड़ जाते हैं। असली सच ये है कि इन बच्चों की पहचान को मिटाने में हमारी रियासत का बराबर का हाथ है। सालों तक इन बच्चों को CNIC नहीं मिलता था क्योंकि उनके पास बाप का नाम नहीं था। एदी साहब ने अदालत में जंग लड़ी, धरने दिए, तब जाकर यह कानून बना कि एदी का नाम बाप के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आज भी कई सरकारी दफ्तर में इन बच्चों को तहकीर की नजर से देखा जाता है। फाइल्स रोक दी जाती हैं, सवालात किए जाते हैं जो उनकी रूह को जख्मी कर देते हैं। हमने उन्हें एक लीगल आइडेंटिटी तो शायद दे दी हो, लेकिन सोशल आइडेंटिटी देने में हम नाकाम रहे हैं। सोचें, अगर आज एधी साहब जिंदा होते और वो आपसे पूछते, मैंने तो झूला रख दिया, लेकिन तुमने क्या किया, तो आप क्या जवाब देते? क्या आप ये कहते कि हमने 500 रुपए का डोनेशन दे दिया था? क्या किसी की पूरी जिंदगी की कीमत 500 रुपए है? हमने एक पूरी नस्ल को मार्जिनलाइज कर दिया है। ये बच्चे जो कल को इस मुल्क का सरमाया बन सकते थे, वो आज एक स्टिग्मा के साथ जी रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दी है। हमने समझ लिया है कि अगर कोई मसला है तो कोई ना कोई मसीहा आएगा और उसे हल कर देगा। हम मसीहाज का इंतजार करते हैं
ताकि हमें खुद काम ना करना पड़े। ये दास्तान सिर्फ उन बच्चों की नहीं है, ये दास्तान मेरी और आपकी है। ये उस खामोश समझौते की कहानी है जो हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किया है। हमने एधी को फरिश्ता बनाकर उन्हें इंसानी दुखों का डस्टबिन बना दिया। हम अपने गुनाह, अपनी नाकामियां और अपनी गुर्बत उस झूले में डालकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन वो झूला वहीं रहता है, वो बच्चा वहीं रहता है, और वो सवाल भी वहीं रहता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ रोना और अफसोस करना काफी है? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन तब शुरू होता है जब हम आउटसोर्सिंग बंद करते हैं, जब हम ये सवाल करते हैं कि हमारा टैक्स कहां है, जब हम ये सवाल करते हैं कि अडॉप्शन लॉज आसान क्यों नहीं है, जब हम अपने घरों के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलते हैं, सिर्फ चैरिटी के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए। जब तक हम उन्हें हमारे बच्चे नहीं कहेंगे, वो एधी के बच्चे ही रहेंगे और ये रियासत अपनी जिम्मेदारी से भागती रहेगी। लास्ट में एक आखिरी माइंड ट्रिक। तसव्वुर करें, आज से 20 साल बाद आपका सामना किसी ऐसे शख्स से होता है जो बहुत कामयाब है, बहुत काबिल है। वो आपको बताता है कि मैं वहां से आया हूं जहां कोई अपना नाम नहीं छोड़ जाता। क्या आप उस वक्त उसकी तरफ वही इज्जत से देखेंगे जो आप किसी खानदानी शख्स की तरफ देखते हैं? अगर आपका जवाब शायद है, तो समझ लीजिए कि अभी काम बाकी है। हमने एदी को तो दफन कर दिया, लेकिन क्या उनका ख्वाब भी उनके साथ दफन हो गया? या हम उनकी उस लेगेसी को जिंदा रखेंगे जो सिर्फ पैसे देने में नहीं बल्कि इंसान को इंसान समझने में थी? ये मुल्क, ये समाज और ये सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम आउटसोर्सिंग बंद नहीं करेंगे। कॉन्शियंस खरीदा नहीं जाता, ना ही ये किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये आपका है, मेरा है और हम सबका है। वो झूला आज भी कराची की सड़क पर है, वो आज भी खाली नहीं होता। हर रोज कोई ना कोई उसमें नया मेहमान आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे या हम उस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे जो इन बच्चों को उनका खोया हुआ बाप, उनकी पहचान और उनका वकार वापस दे सके? फैसला आपका है, क्योंकि जब तक ये सवाल जिंदा है तब तक हमारा ज़मीर भी एक झूले में पड़ा हुआ है, किसी मसीहा का इंतजार कर रहा है।